इतना टाइम हो गया ना, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो कर ही देते हैं इस मामले में कि भाई साहब बिटकॉइन बेटर है या इथीरियम बेटर है। और आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ ट्रेडर। तो अगर आप एज अ ट्रेडर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ कि ये कि ट्रेडर के लिए बिटकॉइन बेटर होता है या इथीरियम जब ट्रेड करने की बात आती है। तो दोस्तों, आज ये जो बीटीसी और ईटीएच का जो ये पूरा माजरा है, हम इसका खुलासा करेंगे। और खुलासा करने के लिए ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करेंगे स्क्रीन का, और स्क्रीन के लिए हम यूज करेंगे डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो भी उससे अकाउंट खुलता है उसको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनने मिलता है, जहां पर हम क्रिप्टो की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा कि दोनों के दोनों ही इस मार्केट के टाइटन्स है, दिग्गज है। लेकिन ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उनकी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बीटीसी का डिजिटल गोल्ड स्टेटस क्या उसको सुपीरियर बनाता है, या फिर ईटीएच की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज उसको एक एज देती है? इस पजल को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, काफी सारे लोग मानते हैं कि अरे बिटकॉइन जो है, जो कि बिटकॉइन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये बिटकॉइन का चार्ट है। और अगर मैं इसको पूरी तरीके से यहाँ पे, तो मैंने 7 डे के फ्यूचर पे लगा के रखा हुआ है, बट वेट अ सेकंड, ये देखिए ये जो बिटकॉइन है, तो काफी सारे लोगों को लगता है 2009 से सतोशी भाई साहब ने जब से इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो कहीं ना कहीं ये सबका बाप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं फ्यूचर का चार्ट देख रहा हूँ तो किस हिसाब से भग रहा है, तो सबको लगता है बाप है। क्यों? क्योंकि ब्रांड रिकॉग्निशन और मार्केट डोमिनेंस बिटकॉइन को दिया गया है। बिटकॉइन का नाम हर कोई जानता है, इसकी ब्रांड रिकॉग्निशन अनपैरेलल्ड है। इसकी मार्केट डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, इसकी मार्केट डोमिनेंस सबसे ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, जो इसे एक स्टेबल और रिलायंट एसेट बनाता है। ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब, आपकी लिक्विडिटी हमेशा हाई मेंटेन रहेगी, जब चाहे बाय करो, जब चाहे सेल करो। यूजुअली लार्ज वॉल्यूम्स यहां पर रहता है। देखिए, मैं आप लोगों को फैक्ट के तौर पे बता दूं कि अभी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन वो है करीब करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर, जो कि इसको 10th लार्जेस्ट एसेट बनाती है ग्लोबली अक्रॉस द एसेट क्लासेस। मतलब दुनिया भर के एसेट क्लासेस में ला लो, गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, इसको 10th लार्जेस्ट एसेट क्लास अक्रॉस द ग्लोब बनाती है। आपको समझना पड़ेगा, इसका एक और फायदेमंद चीज जो दिखती है लोगों को बिटकॉइन में है, वो उसकी लिमिटेड सप्लाई और स्केलेबिलिटी। देखिए, बिटकॉइन की सबसे बड़ी खूबी है उसकी लिमिटेड सप्लाई। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही बन सकते हैं। इस स्केर्सिटी प्रिंसिपल की वजह से बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड का दर्जा दिया गया। जैसे गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड होती है, वैसे ही बिटकॉइन की भी लिमिटेड है। स्केर्सिटी से ही इसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू मेंटेन रहती है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर से बचाव इसका होता है। आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट बिटकॉइन का जो एक्सपेक्टेड माइनिंग है वो करीब करीब 2140 तक है, और अभी तक लगभग 19.6 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं। ट्रेडर्स के लिए स्केर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। डिमांड बढ़ने पर सप्लाई लिमिटेड होने से प्राइस एप्रिसिएशन की संभावना बढ़ सकती है। जैसे कि आप लोग चार्ट्स पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डेल्टा एक्सचेंज पे 7 डेज का लगाया था, बट अगर आप जनरल डेली चार्ट के हिसाब से भी देखते हैं, और मैं अगर इस चार्ट को श्रिंक करता हूं, तो आपको पूरे बिटकॉइन का ट्रेंड दिख रहा है कि भाई साहब, ये तो भगे जा रहा, भगे जा रहा, भगे जा रहा। और ये तो मैं आपको फ्यूचर्स का चार्ट दिखा रहा हूं, यहाँ पर परपेचुअल रहता है, मतलब चलता ही रहता है फ्यूचर्स। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसकी सिंप्लिसिटी एंड फोकस। देखिए, बिटकॉइन का प्राइमरी गोल सिंपल है, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बनना पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन के लिए। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर डैप्स, डैप्स को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। ये सिंपलिसिटी इसे समझने और ट्रेड करने के लिए आसान बनाती है। मतलब आप सिंपल सा देखिए ना, आप डेल्टा एक्सचेंज पे भी आते हैं, हम यहाँ पर आपका सिंपल सा 50x, 25x, 100x, 200x तक आप कोई सा भी आप लेवरेज सेट करते हैं। लेट्स से आपने लेवरेज 150x सेट कर दिया। उसके बाद आप सिंपल से जाते हैं, अगर आप बोलते हो कि बेस्ट बेट, तो एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड करूँ तो 109480 आपको दिख रहा है। आप यहाँ से आपकी क्वांटिटी देख लेते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल की। अच्छा, 75%, 100%, मतलब में 332 लॉट। अब जस्ट इमेजिन आप और कैपिटल इन्फ्यूज करोगे तो और ज्यादा आपके पास यहाँ पर काम आएगा। आपको समझना पड़ेगा, कॉर्पोरेशंस अब बिटकॉइन को सीरियसली ले रहे हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी करके कॉर्पोरेशन है, टेस्ला, ये सारे प्लस बड़े बैंक्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रीसेंट अप्रूवल्स जो बिटकॉइन ईटीएफ में हुए हैं यूएस में, इसने फर्दर लेजिटिमाइज कर दिया है बिटकॉइन को एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट। तो इट इज नो मोर जस्ट स्पेक्युलेटिव। ब्लैक रॉक का आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो पे बात करी थी, आईबीआईटी, वो ऑलरेडी बिलियंस, जी हाँ बिलियंस
एक्वायर कर चुका है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, और ये केवल और केवल इसके लिंक्स तक, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जस्ट नीचे अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो वहाँ पर मेरा एक ऑर्डर फिल हुआ है, ऑर्डर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन की मार्केट स्टेबिलिटी ज़्यादा है और वोलेटिलिटी थोड़ी रिलेटिवली कम होती है, बिकॉज जितने बड़े प्लेयर्स घुसते हैं लिक्विडिटी बढ़ती है तो वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम हो जाती है। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो क्रिप्टो करेंसीज का ब्लू चिप बन गया। और एक चीज है, हर 4 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, हाल्विंग कहते हैं, जिसमें माइनर्स को मिलने वाले रिवॉर्ड्स आधे हो जाते हैं। इससे नए बिटकॉइंस की सप्लाई धीरे हो जाती है और स्कैरसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। हिस्टोरिकली हर हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस में सिग्निफिकेंट जंप देखा गया। हिस्टोरिकल डेटा आप देख लीजिए, 2012, 2016 और 2020 के हाल्विंग के बाद बिटकॉइन ने फिनोमिनल रैलीज दिखाई है। अभी रिसेंटली 2024 में भी हाल्विंग हुई थी, और जितने भी ज्यादा ट्रेडर कम्युनिटी के लोग थे उनकी नजरें इसी पर थी, और आप देखिए बिटकॉइन ने फिर उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बना दिया। तो मैंने आपको एक कैच भी दिया है, जब जब हाल्विंग होती है उसके बाद बिटकॉइन में एक तेजी देखी जाती है हिस्टोरिकली। ट्रेडर्स के लिए हाल्विंग इवेंट्स प्रेडिक्टेबल मार्केट साइकिल प्रोवाइड करती है, जिनके थ्रू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स प्लान करना ईजी हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं हम दूसरे महारथी के बारे में, जो कि है हमारा इथीरियम। देखिए, इथीरियम को कह सकते हैं द इनोवेशन हब, द वर्ल्ड कंप्यूटर। देखिए, अगर बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा है तो इसको, इथीरियम को डिजिटल ऑयल कहा जाता है। 2015 में विटालिक नाम के एक बंदे ने इसे लॉन्च किया था, और इसने पूरे क्रिप्टो लैंडस्केप को चेंज कर दिया था। किस प्रकार से? आप देखिए, बिटकॉइन के तो मैंने काफी फायदे फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल गिना दिए हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि मैं आपको इथीरियम के भी बताऊं। तो इथीरियम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी। इसके ब्लॉकचेन पर हजारों डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिनको डैप्स कहते हैं, वो रन करते हैं। एनएफटीज हो गए, डिफाइज हो गए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जिसको कहते हैं, गेमिंग हो गया, और मेटावर्स जैसे सेक्टर्स में ईटीएच का सबसे बड़ा रोल है इथीरियम। तो इथीरियम की भी हमको यूटिलिटी दिखती है, बिकॉज ऐसे ही नहीं होता है कि जब मैं इसका वीकली चार्ट खोलता हूं तो मेरे को एक मोटा मोटी ट्रेंड दिखता है कि भाई साहब फ्यूचर्स में भी यहाँ पर कंसोलिडेट करके धड़ाक से इथीरियम ने एक अच्छा खासा रैली दिया। देखिए, इथीरियम नेटवर्क मेजॉरिटी डेफाई प्रोटोकॉल्स और एनएफटी प्रोजेक्ट्स को होल्ड करता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर लॉक्ड इन है। ट्रेडर्स के लिए इथीरियम की वैल्यू उसकी यूटिलिटी से ड्राइव होती है, तो यहाँ पर यूटिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा नेटवर्क यूज होगा उतनी ज़्यादा इथीरियम की डिमांड भी होगी। तो कहीं ना कहीं इथीरियम द नेक्स्ट क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर यहाँ पर बन जाता है। बाय द वे, वीडियो को भी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में क्रिप्टो लिख दीजिएगा, क्रिप्टो रिलेटेड, अगर आपको वीडियोस पसंद है। दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा, इथीरियम एक इनोवेशन पावर हाउस है। ठीक है, हर दिन नए प्रोजेक्ट्स और प्रोटोकॉल्स इसकी ब्लॉकचेन पर लॉन्च हो रहे हैं। ये एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम होता है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है कि स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक से बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लू चिप में भी अगर निफ्टी 50 पे जाते हो, 500 पे जाते हो, अब बोलते हो 50 से 100 स्टॉक्स हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पिटेंट प्लेयर बिटकॉइन और इथीरियम में रहते हो तो आपके लिए ईजी रहता है एज ऑफ नाउ। फिर उसके बाद हो जाता है सोलाना, हो जाता है। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, एक एक करके आता है। इथीरियम, बिटकॉइन, सोलाना, एक्सआरपी जिसको ट्रिपल बी कहता है, एवा हो गया, बीएनबी हो गया, डोज कॉइन हो गई, ये सब बाद में आता है। डोज कॉइन तो मीन कॉइन के हिसाब से मैं कंसिडर करता हूँ, इसको ब्लू चिप नहीं मैं मानता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर लिमिटेड प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पर एक फायदा है। लेकिन आपको देखिए, एनर्जी कंजम्पशन इथेरियम का आफ्टर जो सारा प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, और उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्लॉकचेन बनाता है। तो कल को अगर एनवायरमेंटलिस्ट आके कहते हैं कि भाई बिटकॉइन के लिए एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, तो वहां पर इथीरियम एक बहुत बढ़िया विकल्प बनता है कि भैया हमारे थ्रू कम डैमेज हो रहा है, तो वी आर स्टिल अ बेटर ऑप्शन। और एक चीज आपको बता दूं कि जो डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इथीरियम ने एक नया फी बर्निंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है। हर ट्रांजैक्शन में एक पोर्शन ऑफ इथीरियम को बर्न किया जाता है, जिससे ईटीएच की सप्लाई डिक्रीज होती है। अगर नेटवर्क एक्टिविटी हाई है तो इथीरियम की सप्लाई इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशनरी हो जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि जब से EIP 1559 बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के इथीरियम को बर्न किया गया है, इफेक्टिवली इसका सप्लाई भी रिड्यूस हुआ है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ये वाली चीज भी यहाँ पर हो रही है, और जिसके चक्कर में डिफ्लेशनरी, ना इन्फ्लेशन हो रहा है ना स्टैगफ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशनरी प्रेशर ट्रेडर्स के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनती है, बिकॉज सप्लाई कम होने से वैल्यू का एप्रिसिएशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं ये ट्रेडर्स के लिए फायदा होता है। और स्केलेबिलिटी की बात करूँ तो इथीरियम की ना बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया उसकी जो गैस फीस है और स्लो ट्रांजैक्शन है वो
खासकर हाई नेटवर्क कंजेशन के दौरान जो हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशन जैसे कि ऑप्टिमिज्म हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, वो इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व करना ऑलरेडी शुरू कर चुकी। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा टेक्निकल इस चीज़ पे बात नहीं करूंगा, बट आप मोटा मोटी ये चीज़ समझिए कि लोगों क्रिटिक्स यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत इशू होता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई साहब क्या किया जाए, इथीरियम पे ट्रेड किया जाए या बिटकॉइन पे ट्रेड किया जाए? सिंपल वन लाइनर आंसर चाहते हो तो मैं कहूंगा बिटकॉइन। क्यों? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने फंडामेंटल्स दोनों के देख लिए, इथीरियम के भी देख लिए, बिटकॉइन के भी देख लिए। लेकिन अब आप बोलोगे भाई मैं बिटकॉइन क्यों कह रहा हूँ? जस्ट बिकॉज मेरे मैक्सिमम ट्रेड जितने लोग भी इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट करते हैं अभिषेक ऑफिशियल पे, स्टोरीज पे जो मैं डालता हूँ कि भैया वो सारे बिटकॉइन को बेचते नहीं। देखिए, हमको दोनों की तरफ से समझना चाहिए। वोलैटिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो, क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल तो होता है, लेकिन बिटकॉइन सबसे ज्यादा मेच्योर्ड कॉइन है और डोमिनेंट एसेट है, और जैसे ये एक्सपीरियंस करता है लोअर वोलैटिलिटी एज कंपेयर टू ऑल्ट कॉइन्स, जिसमें कि इथेरियम भी इंक्लूडेड है। इसका मार्केट कैप इतना बड़ा है कि उससे मूव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली चीज हो गई, यहां पर आपके पास एक एडवांटेज होता। दूसरा, हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि बिटकॉइन डेली परसेंटेज प्राइस स्विंग काफी रिलेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू इथेरियम। आप चार्ट्स में देख लीजिए, बिटकॉइन का चार्ट जहां को एक यूनिडायरेक्शनल दिखा रहा है, अगर मैं वीकली पे भी देखता हूं, वहीं पे इथेरियम का चार्ट एकदम इतना क्लीन नहीं। देखिए, लॉन्ग टर्म वो दिखाएगा, लेकिन देखिए यहां पर डिप आया, फिर चढ़ा, फिर डिप कर रहा है। तो ओवरऑल बड़ा फ्रेमवर्क में तो इथेरियम पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर नीचे होता है। तो रिस्क एवर ट्रेडर्स को अगर पोजीशंस मैनेज करनी होती है, स्पेसिफिकली अगर एल्गोरिदम ट्रेड करना रहता है, जैसे डेल्टा एक्सचेंज में आपको यहाँ पर एल्गोरिदमिक ट्रेड्स भी मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए या फिर बहुत बड़ी क्वांटिटीज पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बिटकॉइन एक बेटर विकल्प होता है एज कंपेयर टू इथेरियम। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इथेरियम की यूटिलिटी अच्छी है, कांस्टेंट अपडेट्स, इकोसिस्टम के चेंजेस हो गए, डैप्स की अगर हमने बात करी उसके लिए ठीक है, लेकिन फ्रॉम अ ट्रेडर परस्पेक्टिव कहीं ना कहीं बिटकॉइन है। देखिए, बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है। इसको लोग कहते हैं कि ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, डिसेंट्रलाइज स्टोर ऑफ वैल्यू है। इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी रिलेटिवली सिंपल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सिंपल सा आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देखोगे, ट्रम्प ताऊ ने क्या बोला है क्या नहीं बोला वो देखोगे, साइकिल्स देखोगे, रेट्स देखोगे, इंटरेस्ट रेट्स देखोगे, दैट्स इट। लेकिन इथेरियम का नरेटिव ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ये डिराइव करता है उसकी यूटिलिटी। तो आप लोग अगर ट्रेड करने बैठोगे और आप बोलोगे मैं मैक्रो भी इसमें थोड़ा एनालाइज करूंगा, तो बिटकॉइन की तो आप फंडामेंटल बहुत जल्दी निकालोगे। जब इथेरियम की बात आएगी तो आपको डेफाई का टोटल वैल्यू लॉग निकालना पड़ेगा, एनएफटी का सेल्स निकालना पड़ेगा, गैस फीस निकालना पड़ेगा, अच्छे से अपग्रेड्स को वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये बताना देखना पड़ेगा, लेयर 2 का इकोसिस्टम क्या है वो देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ हेजिंग, फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फॉर द सेक ऑफ इजी ट्रेड विथ वोलैटिलिटी, बट बहुत ज्यादा वोलैटिलिटी ना हो, बिटकॉइन एक बहुत अच्छा विकल्प होता। वेल, आप इनमें से दोनों में से क्या ट्रेड करना पसंद करते हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, बिटकॉइन या फिर इथेरियम। आशा करते हैं वीडियो से कुछ सीखने मिला, लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो से। डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।